लगभग एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो खत्म होने की कगार पर है, ये कह लीजिए कि खत्म हो चुकी है। लेकिन अब जनसंख्या गणना जो है वो होने वाली है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। और आपने जो चीजें शुरुआत के थंबनेल पे देखी होंगी उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे जनगणना के दौरान, जब आपके पास जनगणना करने वाले कर्मचारी पहुंचेंगे। कब से ये जनगणना शुरू होने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या कोई कागजात की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहले जब हम देखते थे कि भाई एक पूरा रफ जैसा लेकर आया जाता था, एक कर्मचारी आता था, एक पूरी कह लीजिए कि उसमें सारे सवाल लिखे होते थे और वहीं खड़े होके वो भरते थे उस चीज को। तो अब उसमें तब्दीली आ गई, अब सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है। तो किस तरीके से डिजिटली आपसे जनगणना को लेकर सवाल पूछा जाएगा और किस तरीके से ये पूरा काम करने वाला है, इस वीडियो में इसी की जानकारी देने वाले हैं। पहली दफा आए हैं आप सभी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं। मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर, योजनाओं से जुड़ी जानकारियां लेकर आता हूं। देखिए, सबसे पहले तो सवाल है कि भाई कब से शुरू होने वाला है। सवाल का जवाब है 2027, एक साल के लगभग का भी वक्त है। तो आपको पहली बात तो इससे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल चीज है, पहले भी होता आया है, समय समय में होता आया है और आगे भी हो रहा है। और इससे आपके लिए ही सरकार नीतियां बना पाती है, योजनाएं बना सकती है। तो इससे आपका ही फायदा है। इसलिए जनगणना करने वाले जब कर्मचारी आए तो फिर आपको आराम से उनसे सारी जानकारी शेयर करनी है, ठीक है। तो अब आपको विस्तार से बताते हैं कि भाई कैसे आप इस जनगणना में भाग ले सकते हैं। और एक जरूरी बात ये कि इस बार मौका ये भी दिया जाएगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कंप्यूटर ऑनलाइन सारी चीजें करना जानते हैं, तो अगर वो चाहें तो ऑनलाइन भी अपनी जनगणना की इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और बाकी ऑनलाइन वाले आसपास होते हैं वो भी ऑनलाइन अपना डेटा डाल सकते हैं। तो इससे राहत ये होगी कि जो बाकी कर्मचारी हैं जो घर घर जा रहे हैं उन्हें कम से कम थोड़ी राहत मिलेगी। उतना मेहनत, उतना जोर जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो भी अभी मैं आपको डेटा देने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं, वो शुरुआती जानकारी है। लेकिन यह है कि 19-20 का ही फर्क होने वाला है। ये मान लीजिए कि जो हम आपको बताने वाले उसमें से ज्यादातर चीजें ऐसी ही होने वाली है। तो आपको कैसी तैयारी कर लेनी है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए अब आपको सीधे अपने कंप्यूटर के सामने लेकर चलते हैं जिसमें पूरी जानकारी भरी हुई है। तो चलिए, जनगणना 2027 जो है वो डिजिटल तरीके से होगा। पहले तो फॉर्म लेके पहुंचते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। तो अगली जनगणना जो 2027 में होगी तो किस तरीके का होगा वो आपको बताएंगे और फिर बताएंगे कि भाई कौन कौन से सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित डेटा संग्रह जो है होगा। मोबाइल से आपका डेटा जो है वो ऑनलाइन फीड किया जाएगा। अब कागजी फॉर्म की जगह एक सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन या iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। रियल टाइम डेटा उपलब्ध होगा। इसके कारण इस ऐप के माध्यम से डेटा को तुरंत सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जिससे वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी हो सके। यानी कि कितना काम हुआ किधर, वो तुरंत जो है वो देख लिया जाएगा। अगर ये होता है तो इसमें भी जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ज़रूरी नहीं किसी तरीके से हो। हाँ, इसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। अभी ये शुरुआती जानकारी है, अभी इसमें और बहुत सारी चीज़ें सरकार चेंज करेगी। अब बहुभाषी ऐप में हिंदी भी होगी, अंग्रेजी सहित 16 से अधिक भाषाओं का विकल्प जो है वो रहने वाला है। स्वयं भी गणना का विकल्प हो सकता है। वेब पोर्टल पहली बार जनता को एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं गणना सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प भी दिया जाएगा। प्रक्रिया, नागरिक एक विशिष्ट लॉगिन आईडी ओटीपी का उपयोग करके अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए खुद ही डेटा दर्ज कर सकते हैं। ये शहरी और शिक्षित क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ा सकता है। बाकी लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो घर घर पहुंच के डेटा इकट्ठा करेंगे। अब देखिए, प्रबंधन और निगरानी प्रणाली कैसे होगी। CMMS पोर्टल, एक केंद्रीकृत जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली पोर्टल विकसित किया जाएगा।
सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो तैयार किया जाएगा। ये पोर्टल पूरे जनगणना अभियान की वास्तविक समय रियल टाइम में निगरानी करेगा। इससे अधिकारी राज्य, जिला, ब्लॉक और गणना इकाई स्तर पर प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे अधिकारी, जिससे काम में पारदर्शिता भी रहेगी और गलतियां कम होने की चांसेस हैं। इसके अलावा भौगोलिक मानचित्र उपकरण, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी फिक्स नहीं हैं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जनसंख्या में सवाल क्या पूछा जा सकता है जनसंख्या गणना में। सबसे पहले तो आपके नाम को लेकर नाम पूछा जाएगा, परिवार के मुखिया से संबंध, घर के मुखिया जो हैं वो कौन हैं, उनसे रिश्ता क्या है, और पुरुष हैं या महिला हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये सवाल पूछे जाएंगे। पूरे घर में जितने लोग रहते हैं, ये अक्सर होता आया है और वही चीज़ जो है वो दोहराया जाएगा। जन्म तिथि और पूर्ण किए गए वर्ष, ये सारी जानकारी आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो ली जाएगी, जिससे ये पता लगाया जा सके कि देश में कितने % लोग कितने एज उम्र के 2027 के में हो जाएंगे। वैवाहिक स्थिति, वर्तमान में आप शादीशुदा हैं, अविवाहित है, विधवा है, तलाकशुदा है, इससे साफ साफ मालूम होगा कि भाई विधवा इतने हैं, तलाकशुदा इतने हैं। तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं भी जो सरकार है वो आसानी से बना पाएगी। विवाह के समय, आयु, जब आपकी शादी हुई तब आपकी उम्र कितनी थी, ये सारी चीज़ें। सामाजिक सांस्कृतिक विवरण, धर्म, यानी कि आप कौन से धर्म से हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये तो अक्सर होता है वही है। कुछ मामलों में धार्मिक समूह या संप्रदाय की जानकारी ली जा सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ये शुरुआती जानकारी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती है, इसलिए आपको इसमें सीरियस नहीं लेना है। मोटे तौर पर आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। अब अगला देख सकते हैं, क्या व्यक्ति अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, एसटी से संबंधित इसकी जानकारी। अन्य जाति डेटा भी दिया जा सकता है। दिव्यांगता की स्थिति, यदि आप शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग है तो ये भी मालूम चल पाएगा सरकार को कि हाँ भाई हमारे देश में कितने लोग दिव्यांग हैं, उनके लिए योजनाएं आगे अगर बनाई जाए तो किस आधार पर बनाई जाए। मातृभाषा आपकी क्या है, मूल भाषा हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, इस तरीके से। अन्य ज्ञात भाषाएं, आप कौन कौन सी भाषाएं आप जानते हैं। अब आपने पढ़ाई क्या की है, साक्षरता की स्थिति, क्या व्यक्ति समझ के साथ किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है। वर्तमान में शैक्षणिक स्थिति क्या है। उच्चतम शैक्षणिक स्थिति, यानी कि आपने ऊंची डिग्री कौन कौन सी ली है। अब आर्थिक गतिविधि और रोजगार की स्थिति क्या है, क्या व्यक्ति पिछले 1 साल से में काम कर रहा था या नहीं, कामगार है या गैर कामगार है, यानी कि आप नौकरी करते हैं या नहीं, बेरोजगार हैं, ये जानकारी। आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, कामगार की प्रकृति, जैसे आप सरकारी हैं, खुद से रोजगार हैं या प्राइवेट में नौकरी करते हैं। उद्योग की प्रकृति, अगर उद्योग आप करते हैं तो। काम पर जाने का माध्यम, काम पर आप कैसे जाते हैं, कोई गाड़ी है आपके पास, कैसे जाते हैं, या फिर सरकारी गाड़ी जो है वो। गैर आर्थिक गतिविधि, यदि कामगार नहीं है तो गतिविधि क्या है, जैसे आप काम नहीं करते हैं, महिलाएं हैं तो घर में काम गृहिणी हो गई, पेंशन आपको मिलती है, या फिर विद्यार्थी हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी हुई हैं और अब भी होंगी, ठीक है। और इसमें चीज़ें जो हैं आपके नुकसान के लिए नहीं है, सारी आपके फायदे के लिए हैं। जन्म स्थान, अगर माइग्रेशन आपका है, पलायन की स्थिति, मूल स्थान में पलायन का कारण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब जन्म लेने वाली संतानों की संख्या, आपके कितने बच्चे हैं, जीवित संतानों की संख्या, कुल कितने संतान आपके हैं, जैसे जिनकी उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, तो आपके दादा दादी हो गए या फिर कोई भी, तो मतलब ये रहता है ना कि भाई आपके बेटे जो हैं वो हैं, कुछ किसी की किसी कारण से डेथ हो गई, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। पिछले 1 साल में पैदा हुए बच्चों की संख्या, पिछले 12 महीनों में पैदा हुए संख्या, सीधा सा हिसाब ये कि पूछा जाएगा कि भाई आप जो हैं आपको बताना है कि भाई हमारा बेटा जो है वो इस साल पैदा हुआ है या फिर उस साल पैदा हुआ है। तो ये सारी जानकारियां जो हैं वो हो सकती हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये सिर्फ शुरुआती चीज़ें हैं और अभी सरकार इस पे काम कर रही है। अभी पूरे ये कह लीजिए कि 1 साल का वक्त है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव होने हैं, इसलिए आप इस चीज़ को लेकर टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है। और ये टेंशन लेने वाली बात भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा से होता रहा है, ठीक है। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही है। सरकार आपके लिए नीतियां बना पाएंगी, आपके
के लिए, अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों के लिए कितने लोग बेरोजगार हैं पूरा डेटा रहेगा, तो वो आपके लिए योजना बना सकेंगे। कितनी गृहिणी हैं जो जिनको ज़रूरत है रोजगार की, या फिर आप काम कर सकते हैं, आप नौकरी नहीं करते, सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हित के लिए हैं। और अगर दिव्यांग हैं या फिर कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल इंसान हैं, प्राइवेट में सरकारी में जहां भी हैं नौकरी करते हैं, तो ये सारी डेटा रहेगा, तो सरकार आपके हिसाब से आगे की चीज़ों को बढ़ा सकती है। तो ये वो जानकारी है, मोटे तौर पर ये जानकारी है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, सरकार इसमें बहुत सारे बदलाव करेगी। जो सवाल पूछने वाली चीजें हैं तो उसमें भी बदलाव होगा, हो सकता है कि कई चीजें हटा दी जाए। तो इसे लेकर आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि अरे बाप रे ये होने वाला, ये होने वाला, ये भी पूछा जाएगा, वो भी पूछा जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जिसमें आपको सहूलियत है, जो आप बताना चाहें उतना ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर आपको टेंशन मुक्त रहना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें जनगणना को लेकर जानकारी मिल पाए। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार कह रहे थे कि मैंने ये जैकेट पहन रखी है, वो कहां से मैंने ली, किधर से, ऑनलाइन ली है। नीचे आपको जैकेट दिख रही होगी, और बहुत से और भी जैकेट मैंने टैग कर दी है। देखिएगा, टच करके खोलिए उसे, देखिए, देखने को कोई पैसा लगता नहीं है। हाँ, यह है कि आप अपनी पसंद की चीजें उसमें ढूंढ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।